वैंग जी अब एक पेशेंट को अंदर लेकर आती है। पेशेंट को देखकर रैन उस पेशेंट को नीचे बैठकर अपने वुंड को डिसइंफेक्ट करवाने के लिए कहता है। अब रैन वैंग जिया को दूसरे पेशेंट्स को बुलाने के लिए कहता है। तभी पहले वाला पेशेंट रैन के दोस्त के पास से अपने वुंड को डिसइंफेक्ट करवाता है, जिसके बाद रैन का दोस्त पेशेंट को रैन के पास भेजता है। पेशेंट को विश्वास नहीं होता कि उसका वुंड इतनी जल्दी डिसइंफेक्ट हो गया है। रैन भी अपने दोस्त को तेज काम करता हुआ देखकर खुद हैरान हो जाता है। अब रैन पेशेंट के हाथ को जल्दी से स्यूचर कर देता है। पेशेंट को लगता है कि बड़े हॉस्पिटल्स का यही फायदा है, जबकि ये सब रैन का मास्टर प्लान होता है। स्यूचर हो जाने के बाद रैन पेशेंट को अपने दूसरे दोस्त से बैंडेज करवाने के लिए कहता है। एज ये 3 डॉक्टर्स क्लोज बैठे होते हैं तो पेशेंट को ज्यादा मूव नहीं करना पड़ता और इस वजह से ये काम बहुत एफिशिएंटली हो रहा होता है। रैन का दूसरा दोस्त भी रैन की तरह ही स्पीड से पेशेंट की चोट को बैंडेज कर देता है। रैन इंप्रेस होता है कि उसका प्लान अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा है। मीनवाइल डॉक्टर जाओ भी इन तीनों को इतने एफिशिएंटली काम करता हुआ देखकर खुद इंप्रेस हो जाता है। तभी वैंग जिया दौड़कर ट्रीटमेंट रूम में आती है। उसे ऐसे भागता देख उससे पूछता है कि क्या हुआ। रैन के ये पूछते ही वैंग जिया शर्माते हुए रैन के पास आ जाती है एंड अपने साथ आए बहुत सारे पेशेंट को बताती है कि डॉक्टर रैन तुम सभी को ठीक कर देंगे। इतने सारे पेशेंट को देखकर रैन खुद हैरान हो जाता है कि भाई इतने सारे पेशेंट, जिसके बाद वैंग जिया बताती है कि इन पेशेंट्स ने खुद रैन को चूज किया है। अब ये तीनों दोस्त मिलकर सबको तेजी और सिस्टमैटिक तरीके से ठीक करने लगते हैं। मीनवाइल रैन सोचता है कि जब तक चीफ डॉक्टर्स यहाँ पर नहीं आ जाते हैं तब तक उसे इस सिचुएशन का फायदा उठाना होगा। जितने भी पेशेंट्स को माइनर इंजरी है एंड सिर्फ फ्यूचर की जरूरत है वो उन सभी पेशेंट को ठीक करेंगे। जिसके बाद रैन एंड उसके दोस्त सभी पेशेंट्स को लगातार ठीक करने लगते हैं बिना रुके। वैंग जिया रैन को काम करता हुआ देखकर अब शर्माने लगती है। अब 1 घंटा बीत जाता है एंड जितने भी पेशेंट्स ट्रीटमेंट रूम में होते हैं वो सारे ट्रीट हो जाते हैं। अब रैन वैंग जिया से और पेशेंट्स के बारे में पूछता है। मीनवाइल उसके दोस्त इतना काम करके अपनी कमर अब सीधी करने लगते हैं। रैन की बात सुनकर वैंग जिया रैन को बताती है कि सिर्फ अब इंटरनल पेशेंट्स बचे हैं जिन्हें कोई माइनर इंजरी नहीं है, उनके इंटरनल ऑर्गन्स में कुछ प्रॉब्लम हुई है। ये बात सुनकर रैन के दोनों दोस्त रैन के पास आ जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि उन्हें भी और काम करना है, एज जितना काम वो करेंगे उतना एक्सपीरियंस उन्हें मिलेगा एंड एज एन इंटर्न उनके लिए एक्सपीरियंस ही मायने रखता है। लेकिन वैंग जिया उनको बताती है कि बाकी पेशेंट्स को सूचर की जरूरत नहीं है, एज उनके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हुए हैं। अब वैंग जिया सिर्फ रैन से पूछती है कि उसे रेस्ट करना चाहिए, जिस पर रैन अपने सिस्टम की तरफ देखते हुए सोचने लगता है कि वो अभी तक 38 पेशेंट्स को ठीक कर चुका है, लेकिन अब वो चाहता है कि वो 2 और पेशेंट्स को ठीक करे ताकि उसके ट्रीटेड पेशेंट्स 40 हो जाएं एंड उसे एक और बेसिक ट्रेजर चेस्ट मिल जाए। रैन अब सभी को कहता है कि वो 2 और पेशेंट्स को ठीक करना चाहता है। ये बात सुनकर उसके दोस्त भी कहते हैं कि अगर उसे पेशेंट मिले तो ये चीज वो उन्हें भी बताए ताकि वो भी पेशेंट्स को ठीक कर सकें। रैन अब जैसे ही बाहर पेशेंट्स को ढूंढने जा ही रहा होता है कि तभी डॉक्टर जाओ उसे रेस्ट करने के लिए कहते हैं, एज उसने अभी तक अपना लंच तक नहीं किया होता है एंड वो सुबह से काम कर रहा होता है। खाने की बात को सुनकर रैन का एक दोस्त डॉक्टर जाओ को भी अपने साथ खाना खाने के लिए कहता है, एज ये बंदा भी डॉक्टर जाओ को इम्प्रेस करना चाहता है, तो दिस माइट बी वाई उसने डॉक्टर जाओ से खाने के लिए पूछा। लेकिन तब भी डॉक्टर जाओ रैन के दोस्त को बताते हैं कि उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। जिसके बाद रैन एंड उसके दोनों दोस्त खाना खाने के लिए चले जाते हैं। रैन के दोनों दोस्त अपना अपना खाना निकालते हैं एंड उनका खाना कुछ ज्यादा खास नहीं होता, एज वो प्रोसेस्ड ब्रेड एंड एक ड्रिंक ही लंच के लिए लाए होते हैं। मीनवाइल रैन अपना शानदार लंच बॉक्स अनबॉक्स करता है। रैन का लंच बॉक्स देखकर उसके दोनों दोस्तों की लाल टपकने लगती है और ऐसा हो भी क्यों ना, वो लंच बॉक्स इतना शानदार जो होता है उसे खोलते वक्त उसके अंदर से चमकाहट निकल रही होती है, जैसे कि उसके अंदर सोने के सिक्के रखे हों। अपने दोस्तों को ऐसा रिएक्ट करता हुआ देखकर रैन अपने दोनों दोस्तों को कहता है कि ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने रैन के मॉम के हाथ का बना खाना देखा हो। रैन के लंच बॉक्स के अंदर डिफरेंट टाइप के हाई ग्रेड फूड डिशेस को देखते ही उसके दोस्त रैन को अपना खाना उनके साथ शेयर करने के लिए कहता है एंड इसके लिए रैन मान भी जाता है। अब इससे पहले कि वो अपना खाना शुरू करता तभी रैन का फोन बजता है एंड भाई की फोन की रिंगटोन बड़ी मस्त है। रैन अपने फोन को उठाकर हेलो कहता है एंड फोन के दूसरे साइड से उसे जवाब आता है, रैन मैं लू जिनलिंग हूँ। रैन अब सोचता है कि लू जिनलिंग कौन है, तभी उसे याद आता है कि ये तो वही बाइकर गर्ल है जिसके भाई के हाथ पर चोट लगी थी। इस चीज को फिगर आउट करने के बाद रैन के दिमाग में जो पहला थॉट आता है वो ये आता है कि उसको अब उसके दोनों पेशेंट्स मिल चुके हैं। रैन अब जिनलिंग से पूछता है कि क्या उसके भाई को चोट लगी है। जिनलिंग ये सुनकर शॉक हो जाती है, एज उसके भाई को चोट नहीं लगी होती एंड वो उसे ना बोल देती है। ये सुनकर अब रैन दोबारा से जिनलिंग से पूछता है कि क्या उसके भाई ने किसी और को चोट पहुंचा दी है, जिस पर वो दोबारा मना कर देती है। अब रैन पूछता है कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। ये सुनकर जिनलिंग एंड रैन अब दोनों ही शर्माने लगते हैं। जिनलिंग समझ जाती है कि रैन को कुछ पेशेंट्स की जरूरत है, जिसके बाद जिनलिंग अब रैन से झूठ बोलती है कि उसके साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें चोट लगी है।
वो मिलाया लाट। अब जिनलिन अपने एक आदमी स्टिंकी 2 के साथ एक क्लब पर जाती है जहां आज रात लड़ाई होने वाली थी। मानना पड़ेगा रैन के प्यार के लिए ये क्लब में जाकर अब लड़ाई से जिन लोगों को चोट पहुंची है उन्हें हॉस्पिटल में लेकर जाने वाली थी, सिर्फ और सिर्फ रैन के लिए। भाई तो सच में बहुत लकी है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता यार। अब जिनलिंग वहां पर उन लोगों को ढूंढती है जिन्हें की माइनर इंजरीज लगी होती हैं। अब मैं ये चीज नहीं समझ पाया कि ये सिर्फ माइनर इंजरीज वाले लोगों को ही क्यों ढूंढती। एज रैन ने इसे ऐसा कुछ नहीं बताया, बट मेरे हिसाब से इसे ये चीज पता है कि रैन एक इंटर्न है, तो इसीलिए वो सिर्फ माइनर इंजरीज वाले पेशेंट्स को ही ठीक कर पाएगा। इसीलिए वो वहां पर सिर्फ माइनर इंजरीज वाले पेशेंट्स को ढूंढती है या विक्टिम्स को ढूंढती है। खैर जिनलिंग अब स्टिंकी 2 के साथ इंजर्ड लोगों को वैन में डाल देती है एंड अब वो उन पेशेंट्स को युनहुआ हॉस्पिटल में लेकर जाती है। युनहुआ हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद वो रैन के पास जाती है एंड उसे बताती है कि वो उसके लिए पेशेंट लेकर आई है। उसकी ये बात सुनकर रैन के दोस्त भी काम का नाम सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं एंड अब वो रैन से पूछते हैं कि क्या वो भी एक दो पेशेंट को फ्यूचर कर सकते हैं। उनकी ये बात सुनकर जिनलिंग उन पर चिल्लाने लगती है एज वो ये पेशेंट सिर्फ रैन के लिए लेकर आई होती है। चमड़ी। अब वो रैन से पूछती है कहीं उसे और पेशेंट्स तो नहीं चाहिए। इस पर रैन उसे कुछ नहीं कहता। जिनलिंग अब बाहर जाती है एंड स्टिंकी 2 के साथ और पेशेंट्स को लेकर आती है। कुछ टाइम बाद स्टिंकी 2 भी थक जाता है एज वो 2 बार ऑलरेडी पेशेंट्स को लेकर आ चुके होते हैं। स्टिंकी 2 अब जिनलिंग को रेस्ट करने के लिए कहता है। जिनलिंग स्टिंकी 2 से कहती है कि अब वो और पेशेंट नहीं लेकर आने वाले हैं एज रैन बेचारा इतने ज्यादा पेशेंट्स को ठीक करके थक नहीं जाएगा। चमड़ी तो है भाई सच में। अब रैन काफी घंटों तक काम करता है। रैन के दोस्त एंड दूसरे थकान के मारे सो जाते हैं, सिवाय रैन के। वो लगातार पेशेंट्स को ट्रीट करता है। अब तुम सोच रहे होगे कि भाई इसके अंदर इतनी एनर्जी कैसे है, तो तुम्हें एनर्जी सिरम्स के बारे में पता होगा जो रैन के पास ऑलरेडी पड़े थे। तो रैन अपने एक एनर्जी सिरम की मदद से इतने घंटों तक काम कर पा रहा था, वो भी लगातार। अब रैन को खुद पेशेंट्स को डिसइंफेक्ट करना पड़ रहा था, स्यूचर करना पड़ रहा था, फिर बैंडेज करना पड़ रहा था एंड ये चीज बहुत ज्यादा ही टायरिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग भी थी। रैन कहता है कि अगर उसके पास एनर्जी सीरम नहीं होता तो वो भी दूसरों की तरह सोया हुआ होता। अभी तक रैन 51 पेशेंट्स को ठीक कर चुका होता है। रैन को भी अब खुद नींद आने लगती है, लेकिन तभी रैन खुद को समझाता है कि उसे और ज्यादा काम करना होगा। अब नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग तक भी रैन काम करता है एंड अभी तक चीफ फिजिशियंस भी ऑपरेशन रूम से बाहर आ जाते हैं। दूसरे इंटर्न्स देख रहे होते हैं कि कैसे रैन कल से बस पेशेंट्स को ठीक किया जा रहा है और रैन की वजह से इलेक्ट्रॉनिकल मेडिकल रिकॉर्ड्स की मशीन जो है वो हर बार डाटा को चेंज करती जा रही है। इसका मतलब अभी भी रैन के पास पेशेंट्स पड़े हैं एंड वो अभी भी उन पर काम कर रहा है। इन सभी इंटर्न्स की बातें इमरजेंसी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर भी सुन लेता है, जिसके बाद वो उन्हें डांटता है क्योंकि वो बस मटर मटर कर रहे होते हैं एंड रैन की मदद नहीं कर रहे होते। डायरेक्टर उन सभी को कहते हैं कि उन्हें रैन की मदद करनी चाहिए। डायरेक्टर को वहां पर देखकर पहले तो वो सारे इंटर्न्स घबरा जाते हैं, जिसके बाद वो डायरेक्टर को समझाते हैं कि वो रैन की मदद तो करना चाहते हैं लेकिन पेशेंट सिर्फ रैन से अपने आप को ट्रीट करवाना चाहते हैं। ये सुनकर डायरेक्टर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वो डॉक्टर जाओ को ढूंढने लगता है। डायरेक्टर वो अब डॉक्टर जाओ को देखने लगते हैं। उन्हें ऐसा करता देख फैंग जिया डॉक्टर जाओ को उठाने लगती है एज वो अभी भी सो रहा होता है। डॉक्टर जाओ जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने सामने डायरेक्टर हाओ को देखता है, जो कि गुस्से भरी नजरों से उसको देख रहे होते हैं। इससे डॉक्टर जाओ के पसीने छूटने लगते हैं। तभी डायरेक्टर हाओ रैन के पास चला जाता है। वो देखता है कि रैन कैसे 50 स्टिचेस कर रहा है, यानी कि 50 टांके लगा रहा है। डायरेक्टर हाओ बात करता है कि कैसे ज्यादातर सर्जन्स इतने टांकों को तेज करने से घबराते हैं। डायरेक्टर हाओ काफी ज्यादा करीब से रैन को काम करता हुआ देख रहे होते हैं। उनको इतना ज्यादा करीब देखकर बेचारा पेशेंट ही घबरा जाता है। डॉक्टर हाउ बात करते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट एक मजाक नहीं होता। मीनवाइल रैन, जो कि डॉक्टर हाउ की प्रेजेंस से बिल्कुल अवेयर ही नहीं होता कि डॉक्टर हाउ जस्ट उसके पीछे खड़े हैं एंड वो उसको इतने ज्यादा क्लोजली देख रहे हैं। रैन के दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि वो 52nd पेशेंट पर काम कर रहा है। रैन की आंखों में बहुत ज्यादा नींद होती है, वो बहुत ज्यादा थक चुका होता है, लेकिन वो सोचता है कि एनर्जी सीरम लेने के बाद वो ठीक हो जाएगा एंड वो फ्यूचर को कंटिन्यू रखता है। डायरेक्टर हाउ नोटिस करता है कि कैसे रैन की मूवमेंट्स बहुत ज्यादा एक्यूरेट हैं एंड उसके फ्यूचर्स जो हैं वो भी बेमिसाल हैं, लेकिन ये सब एक अच्छे डॉक्टर्स के लिए बस बेसिक क्वालिटीज होती हैं। डायरेक्टर बात करता है कि कैसे वो रैन को इतना ज्यादा क्लोजली देखकर उस पर काफी ज्यादा प्रेशर डाल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी रैन फुल कंट्रोल के साथ रिदम से काम कर रहा है। इंटर्न्स के लिए इतना ज्यादा प्रेशर में काम करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग बात होती है। डायरेक्टर नोटिस करता है कि कैसे रैन इस सर्जरी को कर रहा है। डायरेक्टर नोटिस करता है कि कैसे लोकल एनेस्थीसिया की पोजीशन करेक्ट है, लेकिन ये सब नेचुरल बात है। रैन ने वुंड को भी अच्छे से क्लीन किया है, लेकिन ये चीज भी जरूरी है। वुंड्स को भी अच्छी तरीके से अलाइन किया गया है।
डायरेक्टर हाउ बस इंतजार कर रहा होता है कि जैसे ही रैन गलती करेगा वैसे वो उसको डांट लगाएंगे, लेकिन रैन की टेक्निक अभी तक डायरेक्टर को इम्प्रेस कर चुकी होती है। डायरेक्टर को समझ में आता है कि रैन पेशेंट पर सिंपल इंटरप्टेड स्यूचर टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा है। डायरेक्टर हाउ अब रैन को और ज्यादा क्लोजली नोटिस करने लगता है। वो कहता है कि अगर बुक में इस इंटरप्टेड टेक्निक के बारे में पढ़ें तो टेक्स्ट बुक में बताया गया है कि पेशेंट को इस टेक्निक से कोई भी दर्द नहीं होगा। ध्यान से देखने पर डायरेक्टर को पता लगता है कि रैन बिल्कुल टेक्स्ट बुक तरीके से इस वोंड को ट्रीट कर रहा होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स के लिए टेक्स्ट बुक तरीके से वुंड्स को स्यूचर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब क्योंकि रैन 10 घंटे से भी ज्यादा स्यूचर ही कर रहा है, वो भी 50 पेशेंट से ऊपर, तो उसका अभी तक इतने ज्यादा परफेक्टली इस स्यूचर को करना काबिले तारीफ है। रैन फाइनली स्यूचर को कंप्लीट कर देता है एंड वो इस चीज के बारे में पेशेंट को बताता है। जैसे ही रैन अब पीछे मुड़कर देखता है तो वो डायरेक्टर हाउ को वहां पर देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है एंड वो उनसे पूछता है कि वो यहाँ पर कब आए। डायरेक्टर को तब से लग रहा था कि रैन को उनकी प्रेजेंस का पता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता एंड ये बात जानकर उन्हें धक्का लगता है। खैर, डायरेक्टर अब डॉक्टर जाओ से कहते हैं कि उन्हें रैन के सर्जिकल रिकॉर्ड्स को चेक करना होगा और जब ये पेशेंट्स अपने टांकों को निकलवाने के लिए आएगा तब इनकी कंडीशन को नोट करना होगा। जाते हुए अब डायरेक्टर रैन को कल दोबारा से इमरजेंसी डिपार्टमेंट में बुलाते हैं, एज वो कल पूरा दिन रैन से सर्जरी करवाने वाला था। रैन ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये एक गोल्डन टिकट होती है किसी भी इंटर्न के लिए। सभी इंटर्न्स जैसे ही डायरेक्टर की इस बात को सुनते हैं तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि वो एक इंटर्न को ऑपरेशन टेबल पर काम करने देने वाले हैं और सच में ये चीज जैकपॉट के बराबर है। रैन अब अपने सिस्टम की तरफ देखता है। उसे पता चलता है कि उसे लगातार 50 पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए एक इंटरमीडिएट ट्रेजर चेस्ट मिलती है। अब रैन उस सेम डे अपने घर चला जाता है। घर पर जाकर वो अपने बेडरूम में उस ट्रेजर चेस्ट को ओपन करता है जिससे उसे एक स्किल बुक मिलती है। रैन इस स्किल बुक की मदद से अपनी कोई भी बेसिक स्किल को परफेक्ट लेवल में एलिवेट कर सकता था। रैन सोचता है कि सिस्टम ने जो रैंक उसे बताई थी उसके हिसाब से परफेक्ट लेवल एक स्किल के लिए हाईएस्ट लेवल था और अब क्योंकि उसे एक ऐसी लेवल मिली है जो कि मास्टर से भी ऊपर है तो वो सोचता है कि आखिर परफेक्ट लेवल किस तरह का लेवल होगा। एज रैन ने ऑब्जर्व किया होता है कि यूनिवर्सिटी के जो 3 बड़े हॉस्पिटल हैं उनमें कुछ ही डॉक्टर्स हैं जिन्हें की सूचर टेक्निक में मास्टर कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ऐसे कुछ ही डॉक्टर्स होते हैं जो कि सूचरिंग में मास्टर लेवल तक पहुंचते हैं विदाउट किसी सिस्टम के। तो अब रैन खुद से कहता है कि अगर वो अपनी सूचर टेक्निक को परफेक्ट लेवल में कर देगा तो वो सूचरिंग में सबसे ज्यादा स्किल्ड हो जाएगा। लेकिन तभी रैन खुद को समझाता है कि अभी सूचरिंग में वो मास्टर लेवल पर है। अब क्योंकि मास्टर लेवल परफेक्ट लेवल से सिर्फ एक ही लेवल दूर है तो उसके लिए बढ़िया यही होगा कि वो सूचरिंग के अलावा दूसरे स्किल्स को भी इम्प्रूव करे एंड रैन अब यही करता है। रैन अपने सिस्टम को ओपन करता है जिसके बाद उसे 2 ऑप्शन मिलते हैं जिसमें बेसिक ऑफ सर्जरी होती है एंड दूसरी बेसिक्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन होती है। लेकिन अभी के लिए रैन सिर्फ बेसिक ऑफ सर्जरी के एक ही स्किल को परफेक्ट लेवल कर सकता है। रैन को अब बेसिक ऑफ सर्जरी चूज करनी पड़ती है एज उसके पास सिर्फ वही ऑप्शन होता है। अब उसके अंदर उसे और ज्यादा सब ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें से एक्सपोजर, इंसिजन, सेपरेशन, ब्लीडिंग कंट्रोल, सूचरिंग एंड ड्रेनेज जैसी बेसिक स्किल्स उसे दिखाई देती हैं। रैन पहली बार उन टेक्निक्स को देखकर कहता है कि ये सभी तो बेसिक सर्जिकल टेक्निक्स हैं, लेकिन क्या हुआ? रैन खुद को समझाता है कि थ्योरी में कहते हैं कि अगर एक सर्जन इन 6 ऑपरेशंस को अच्छी तरीके से सीख जाता है तो वो एक फेमस सर्जिकल डॉक्टर बन जाता है। रैन अभी के लिए सिर्फ 2 टेक्निक्स को देख रहा होता है जिसमें से पहली टेक्निक का नाम एक्सपोजर, इंसिजन, सेपरेशन होता है एंड दूसरी टेक्निक का नाम ब्लीडिंग कंट्रोल, सूचरिंग, ड्रेनेज होता है। रैन सोचता है कि ऑर्डिनरी डॉक्टर्स के लिए इन टेक्निक्स में से 1 या 2 टेक्निक्स में अनस्किल्ड होना नॉर्मल होता है, लेकिन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जब वो मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएट होते हैं तो वो ऑलरेडी इन टेक्निक्स में अच्छे होते हैं। रैन अब ब्लीडिंग कंट्रोल टेक्निक को चूज करता है। अब सिस्टम रैन को ब्लीडिंग कंट्रोल की और ज्यादा सब स्किल्स दिखाता है। रैन को समझ में आता है कि ओरिजिनल स्किल ट्री का लेवल 1 है एंड ये चीज न्यूबी गिफ्ट पैकेज से अलग है क्योंकि वो इन 4 में से सिर्फ एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता है। रैन कहता है कि कोई भी अच्छा या बुरा मेडिकल मेथड नहीं होता, इसीलिए वो वही स्किल को चूज करता है जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में वो जल्दी यूज कर सके और इसीलिए वो बेयर हैंडेड ब्लीडिंग कंट्रोल टेक्निक को परफेक्ट लेवल में कन्वर्ट कर देता है। इस टेक्निक की मदद से अब रैन अपने अंगूठे एंड 4 फिंगर को प्रेस करके ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकता था। रैन को ये स्किल अपने हाथों के थ्रू फील हो रही होती है, लेकिन अब क्योंकि बेचारा इतना ज्यादा काम कर चुका था तो वो बहुत ज्यादा थक जाता है एंड अब वो सोने के बारे में सोचता है।
खैर नेक्स्ट डे यूनहुआ हॉस्पिटल में डायरेक्टर अपनी सुबह की कॉफी पीता है एंड घड़ी की तरफ देखता है। उसे पता चलता है कि अब रूम इंस्पेक्शन का समय हो चुका है, जिसके बाद वो अपनी जगह से खड़ा होता है एंड सभी डॉक्टर्स को देखने लगता है जो कि उसके साथ रूम इंस्पेक्शन करने वाले थे, लेकिन उसे वहां पर रैन नहीं दिखाई देता। डायरेक्टर थोड़ा आगे जाता है एंड तभी पीछे से रैन भी आ जाता है। रैन डायरेक्टर को बुलाता है। डायरेक्टर रैन को देखकर कहते हैं कि फाइनली तुम यहाँ पर हो, तो चलो अब समय है रूम इंस्पेक्शन का। एज तुम्हें पता होगा कि हर रोज हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स रूम इंस्पेक्शन करते हैं, तो ये वही टाइम होता है। डायरेक्टर इन सभी डॉक्टर्स को लीड कर रहा होता है। अब वो एक कमरे के अंदर जाते हैं जहां पर एक यंग पेशेंट होती है। डायरेक्टर पेशेंट की रिपोर्ट देखते हैं, जिसके बाद वो रैन को आगे बुलाकर उसे पेशेंट की कंडीशन का एक ब्रीफ आउटलाइन देने के लिए कहते हैं। रैन आगे जाता है एंड पेशेंट के डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ते हुए कहता है कि पेशेंट एक फीमेल है जिसकी 19 साल उम्र है। वैसे तो वो फिजिकली फिट रहती है, लेकिन सीढ़ियों से गिरने के कारण उसके एल्बो पे चोट आ गई। खैर इसके बारे में मैं तुम्हें ज्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा, एज मेरी मेडिकल नॉलेज इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। तो खैर रैन पेशेंट के एल्बो को ध्यान से देखता है एंड सभी को बताता है कि यहाँ पे जो थ्रेड यूज हुई है वो गलत है, एज इस थ्रेड की वजह से चोट का निशान लंबा हो जाएगा। रैन इसका सॉल्यूशन बताता है कि उन्हें एक थ्रेड #0 को यूज करना चाहिए था, लेकिन इस पर डायरेक्टर से समझाते हैं कि क्यों यहाँ पर थ्रेड 0 इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। डॉक्टर्स की बात सुनकर बेचारी पेशेंट की मम्मी घबरा जाती है कि कहीं उसकी बेटी के आर्म को कुछ ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। डायरेक्टर समझाते हैं कि पेशेंट की फैमिली को चिंता नहीं करना चाहिए। डायरेक्टर रैन से पूछते हैं कि वो फ्यूचर करने के बारे में किन चीजों के बारे में सोचता है, जिस पर रैन बताता है कि फ्यूचर करने के दौरान उसका मेन फोकस होता है कि वो किस एंगल और डेप्थ पे निडल को स्किन के अंदर डाल रहा है। रैन बताता है कि वो किन किन चीजों का ध्यान देता है फ्यूचर करते वक्त। एज रैन अभी तक काफी ज्यादा अलग अलग स्किन टाइप में फ्यूचर कर चुका होता है, वो भी पेशेंट जिनकी अलग अलग कंडीशन है उन पर, तो वो जितना भी एक्सपीरियंस वहां से कलेक्ट करता है उस सभी एक्सपीरियंस को अभी डायरेक्टर एंड सभी डॉक्टर्स के सामने बता देता है, जिसके बाद डायरेक्टर एंड दूसरे डॉक्टर्स उसकी तारीफ करते हैं। प्लीज मुझे दोष मत देना कि मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से इलेबोरेट क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आई एम नॉट अ मेडिकल स्टूडेंट। खैर रैन की बात सुनकर वो लड़की जो पेशेंट होती है वो भी इम्प्रेस हो जाती है। डायरेक्टर सभी इंटर्न्स जो कि उनके पीछे होते हैं उन सभी को कहते हैं क्या उन्होंने इस चीज को ध्यान से सीख लिया। इस पर इंटर्न्स चिल्लाते हुए कहते हैं हाँ, जिस पर डायरेक्टर अब सभी को कहते हैं कि ये बढ़िया चीज है कि उन सभी ने इस चीज को सीख लिया है, लेकिन फिर भी इनमें से किसी को भी फ्यूचर करना अलाउड नहीं होगा। डायरेक्टर की बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद डायरेक्टर सभी को बताते हैं चोट के निशान छुपाना आसान है, तुम उन्हें छुपाने के लिए टैटूज करवा सकते हो या फिर लॉन्ग स्लीव्स कपड़े पहन सकते हो, लेकिन एज अ डॉक्टर तुम्हारी जिम्मेदारी ये बनती है कि तुम पेशेंट की चोट को ऐसे ठीक करो जैसे कि वहां पर पहले कभी चोट लगी ही ना हो। डायरेक्टर की बात सुनकर पेशेंट अब घबराने लगती है, एज उसे कोई भी टैटू नहीं चाहिए होता अपने स्कार पर। डायरेक्टर सभी को बताते हैं कि रैन जिन चीजों का ख्याल रखता है स्टिचेस करते वक्त वो रीजनेबल है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्किल्ड है। लेकिन अगर तुम में से कोई रैन की तरह फ्यूचर करने की कोशिश करता है एंड तुम्हारे स्किल्स रैन के बराबर नहीं हुई, तो इस चीज के सपने देखना छोड़ देना कि तुमसे फ्यूचर करवाया जाएगा। पहले सभी को ये सीखना होगा कि फ्यूचर कैसे किया जाता है एंड उसके बाद ही वो लोग डायरेक्टर से फ्यूचर करने की परमिशन ले सकते हैं। सच में इनका डायरेक्टर बहुत ज्यादा ही स्ट्रिक्ट होता है, लेकिन उसका स्ट्रिक्ट होना क्वाइट रीजनेबल होता है। सभी लोग अपनी टाट हिलाते हैं एंड कहते हैं कि वो डायरेक्टर की बात को समझते हैं। अब डायरेक्टर पीछे मुड़ता है एंड वो रैन से कहते हैं कि वो इस बार तो उसे छोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये कि रैन से भी यहाँ पर गलती हुई है, जिसके बाद डायरेक्टर रैन को पेशेंट की बैंडेज चेंज करने के लिए कहते हैं। ये सुनकर वो लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, एज अब उसका क्रश यानी कि रैन उसकी बैंडेज को चेंज करने वाला होता है। पेशेंट एंड उसकी मॉम दोनों ही रैन को शुक्रिया कहते हैं। उनके शुक्रिया कहते ही रैन का सिस्टम उसे बताता है कि उसकी एक नई अचीवमेंट अनलॉक हो चुकी है एंड ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि पेशेंट ने दिल से उसे शुक्रिया कहा है। रैन ये जानकर और ज्यादा खुश हो जाता है, एज अचीवमेंट के तौर पर उसे बेसिक ट्रेजर चेस्ट मिलती है। रैन अब पेशेंट की बैंडेज को चेंज करता है। चेंज करने के बाद रैन पेशेंट को बताता है कि उसे कोशिश करनी है कि उसकी ये बैंडेज गीली ना हो एंड उसे अपने स्यूचर्स को भी टाइम पर निकलवाना है, यानी टांकों को भी टाइम पे निकलवाना है, ताकि उसका जो स्कार है वो ज्यादा नोटिसेबल ना रहे। खैर वो पेशेंट रैन की बात भी नहीं सुन रही होती, एज वो सिर्फ रैन के चेहरे को ही देख रही होती है एंड शर्मा रही होती है। तभी पेशेंट की मॉम रैन से कहते हैं कि क्या वो उसके स्टिचेस को कहीं और निकलवा सकते हैं, एज उनका घर यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। रैन कहता है कि वो स्टिचेस को कहीं से भी रिमूव करवा सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो इसी हॉस्पिटल में स्टिचेस को रिमूव करवाएं, वो किसी क्लिनिक या दूसरे हॉस्पिटल में भी इस चीज को करवा सकते हैं जहां पर उन्हें कन्वीनियंट लगे। लेकिन उस लड़की को ये बात मंजूर नहीं होती,
जिसके बाद वो रैन से कहती है कि वो ये चाहती है कि रैन ही उसके स्टिचेस को रिमूव करे। रैन पेशेंट को बताता है कि वो ये चीज कर तो देगा, लेकिन उसे यहाँ पर आकर ही फिर स्टिचेस को रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन अगर रैन ड्यूटी पे नहीं हुआ तो वो ये चीज को नहीं कर पाएगा। रैन की इस बात पर पेशेंट रैन से कहती है कि कोई बात नहीं, वो यहाँ पर आएगी एंड वेट करेगी जब तक रैन की ड्यूटी नहीं लगती। बस यार बस, और कितना सिंप करोगे यार इसके लिए यार। खैर रैन पेशेंट को बताता है कि उसे अपने स्टिचेस को टाइम पे रिमूव करवाना होगा, एज अगर वो टाइम पे स्टिचेस को रिमूव नहीं करेगी तो उसके चोट का निशान बड़ा हो जाएगा। रैन उस पेशेंट को रिकमेंड करता है कि भले ही वो अपने स्टिचेस को समय से पहले निकलवा ले, लेकिन वो किसी भी कीमत पर स्टिचेस को बाद में रिमूव ना करवाए, एज इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ये सुनकर पेशेंट की मदर सरप्राइज होकर कहती है कि वो इस चीज को समझते हैं एंड वो डेफिनेटली सूचर्स को टाइम पर रिमूव करवाएंगे। मीनवाइल जो पेशेंट होती है वो अभी भी रैन से इंप्रेस होती है। एज मैं ये बता सकता हूँ ऐसा क्यों है। बेचारी को लग रहा होगा कि रैन उसकी बहुत ज्यादा फिक्र कर रहा है, लेकिन ये तो रैन का काम ही है। खैर डायरेक्टर सभी को बताते हैं कि अब ऑब्जर्वेशन रूम फिनिश हो चुका है, तो वो लोग अब रेस्क्यूएशन रूम में जाएंगे, जहां पर इस जगह से ज्यादा सीरियस पेशेंट्स होंगे। रेस्क्यूएशन रूम में जाने के बाद डायरेक्टर एंड सभी डॉक्टर्स पेशेंट्स को एनालाइज करते हैं। खैर तभी रेस्क्यूएशन रूम से एक पेशेंट जो कि कोमा में होता है उसके बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। पेशेंट को इतना ज्यादा जोर से चिल्लाता हुआ देखकर पेशेंट की फैमिली बहुत ज्यादा घबरा जाती है एंड वो पास ही में खड़े डॉक्टर को अपने पास बुला लेते हैं। पास में जो डॉक्टर खड़ा होता है वो नर्स को जल्दी से एईडी प्रिपेयर करने के लिए कहता है। एईडी एक ऐसी मशीन होती है जिससे कि हार्ट को रेगुलर रिदम पर मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिसके बाद नर्स एईडी को डॉक्टर के पास लेकर आती है एंड अब वो इस मशीन को पेशेंट के साथ अटैच कर देती है ताकि वो उसकी हार्ट की रिदम को मेंटेन कर पाए। डायरेक्टर रैन के साथ इस चीज को होता हुआ देख रहे होते हैं। वो रैन के साथ डिस्कस करते हैं एंड उससे पूछते हैं कि अगर वो इस सिचुएशन में होता तो पेशेंट को कौन सी ड्रग्स देता, विच ऑल्सो मीन्स मेडिसिन। रैन इसके बाद मेडिसिन के नाम लेता है एंड इस पर डायरेक्टर उससे कुछ नहीं कहता, विच मीन्स ये करेक्ट होती हैं। मीनवाइल जो डॉक्टर उस पेशेंट को अटेंड कर रहा होता है वो अपने दिमाग में सोचता है कि उसे रैन की तरह ही शांत रहकर सर्जरी को परफॉर्म करना होगा। एज पेशेंट की हार्ट बीट बहुत ज्यादा कम होती है तो वो पेशेंट को सीपीआर देता है, जिसके बाद वो एईडी मशीन की मदद से पेशेंट को शॉक देता है। खैर ये सब तुम्हारे लिए भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो कोई बात नहीं यार, थोड़ा सह लो। वो डॉक्टर अब नर्स से 2 दवाइयां मंगाता है। रैन नोटिस करता है कि डॉक्टर ने वही दवाइयां मंगाई है जिसके बारे में उसने सोचा था, लेकिन तभी रैन को रियलाइज होता है कि डॉक्टर ने इन दवाइयों को बहुत ज्यादा ही डिटेल्स के साथ मंगाया है, जैसे कि 5% डेक्सटरोस एंड आईवी ट्रांसफ्यूजन ऑफ 250 mg, यानी कि वो उन दवाइयों को क्वांटिटी में मंगाता है। रैन को रियलाइज हो जाती है उसकी मिस्टेक। उसे रियलाइज होता है कि ये एक स्टैंडर्ड रेस्क्यू प्रोसीजर है। अब वो नर्स चेक करती है कि ब्लड प्रेशर जो है वो पेशेंट का अब नॉर्मल हो चुका है और ईसीजी भी स्टेबल है, यानी कि पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ अब स्टेबल है। नर्स की बात सुनकर उस डायरेक्टर को अब चैन की सांस आती है। मीनवाइल डायरेक्टर रैन से पूछते हैं कि यहाँ पर लिडोकाइन का इस्तेमाल क्यों हुआ है। रैन बताता है कि ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि उसके अंदर एंटी अरिदमिक प्रॉपर्टीज हैं। खैर अगर तुम चाहते हो कि मैं इसे सिंपल ही रखूं एंड ऐसी टर्म्स का इस्तेमाल ना करूं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। रैन अब उस दवाई की प्रॉपर्टी के बारे में डायरेक्टर को बताता है, लेकिन डायरेक्टर तभी रैन की तरफ देखता है एज रैन अभी भी कुछ इन्फॉर्मेशन उस दवाई के बारे में मिस कर रहा होता है। रैन अब इस चीज के बारे में सोचने लगता है, तभी उसे याद आता है कि वो एक प्रॉपर्टी के बारे में तो बताना भूल ही गया। जिसके बाद वो डायरेक्टर को बताता है कि इस दवाई में एंटीबैक्टीरियल एंड ब्रेन प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज भी होती हैं। रैन का आंसर सुनकर डायरेक्टर सेटिस्फाइड नहीं होते, जिसके बाद वो रैन को बताते हैं कि इमरजेंसी ऑपरेशंस में इसी ड्रग का यूज होता है क्योंकि ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को होने से रोकता है। डायरेक्टर रैन को अब एक रिसर्च के बारे में बताते हैं जो कि इस ड्रग के यूसेज के बारे में होती है। डायरेक्टर रैन को बताते हैं कि इस ड्रग को सर्जरी में इस्तेमाल किया जाए तो इससे पेशेंट के हॉस्पिटलाइजेशन का टाइम कम हो जाता है, यानी कि उसे ज्यादा देर तक हॉस्पिटल में नहीं रहना पड़ता। डायरेक्टर अब रैन से पूछते हैं कि क्या वो रिसर्च पेपर को पढ़ता है। इस पर रैन बताता है कि वो रेयरली ही रिसर्च पेपर को पढ़ता है, एज वो ज्यादातर अपनी बुक्स को ही पढ़ता था एंड उसने बेयरली ही कभी किसी रिसर्च पेपर को पढ़ा है। खैर डायरेक्टर रैन को रिकमेंड करते हैं कि उसे हर रोज 2 रिसर्च पेपर को तो पढ़ना ही चाहिए। जिसके बाद वो रैन को खुद को फॉलो करने के लिए कहते हैं। रैन पीछे से कहता है कि वो हर रोज 2 रिसर्च पेपर जरूर पढ़ सकता है, एज ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब कुछ घंटे रेस्क्यूएशन रूम में रहने के बाद रैन को रियलाइज होता है कि रेस्क्यूएशन रूम की सिचुएशन काफी ज्यादा अलग है। 2 घंटे में ही वो बहुत ज्यादा थक चुका है एंड इसीलिए अगर उसे डायरेक्टर अब इंस्पेक्शंस करने के लिए कहते हैं तो उसे अपने एनर्जी सीरम को इस्तेमाल करना होगा। रैन सच में डायरेक्टर की स्पिरिट की तारीफ करता है। तभी डायरेक्टर रैन को एक और पेशेंट को दिखाते हैं, लेकिन तभी इसी दौरान एक नर्स को
कॉल आ जाता है जिसमें उसे बताया जाता है कि अगले 5 मिनट में एक एक्सीडेंटल केस आने वाला है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए सभी को तैयार रहना होगा इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। ये सुनकर डायरेक्टर एंड सभी डॉक्टर्स बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं एंड वो सभी लोग इमरजेंसी डिपार्टमेंट की ओर जाने लगते हैं। तभी आगे से एक डॉक्टर जिसने की पेशेंट की सिचुएशन को एनालाइज कर लिया होता है वो दौड़ते हुए डायरेक्टर के पास आता है। डायरेक्टर को बताता है कि पेशेंट का एक कार एक्सीडेंट हुआ है जिससे कि उसके एब्डोमेन में 20 सेंटीमीटर का कट लग गया है एंड उसका बहुत ज्यादा ही खून बह रहा है, यहाँ तक कि उसके पेट के अंदर के ऑर्गन्स भी दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर डायरेक्टर को बताता है कि इंटेस्टाइन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने एक स्टेराइल पैड का इस्तेमाल किया है। डायरेक्टर पेशेंट की हालत को देखता है, तभी रैन स्ट्रेचर से निकलते हुए खून को नोटिस करता है एज पेशेंट का खून बहुत ज्यादा बह रहा होता है। डायरेक्टर अब खुद पेशेंट को एनालाइज करने लगता है, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि पेशेंट की 3 से 12 रिब्स डिसलोकेट हो चुकी हैं। उसकी हार्ट बीट 105 है और उसका खून बस बहता ही जा रहा है। डायरेक्टर अब दूसरों को जल्दी से एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तैयारी करने के लिए कहता है। मीनवाइल रैन नोटिस करता है कि पेशेंट की वाइटल साइंस जो है वो ठीक है। वाइटल साइंस मतलब हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर एंड SpO2। खैर रैन बात करता है कि कंडीशन जो है वो बहुत ज्यादा बुरी लग रही है, लेकिन तब भी ये एक 2nd डिग्री क्रिटिकल इल पेशेंट है। ये पेशेंट पिछले वाले पेशेंट के बराबर सीरियस नहीं है क्योंकि पिछले वाला पेशेंट ऑलरेडी कोमा में था। मीनवाइल जो डॉक्टर उस पेशेंट को पहले देख रहा था वो डायरेक्टर को ट्रीटमेंट के प्रोसीजर पढ़ के बताता है एंड एज एक्सपेक्टेड उसके ट्रीटमेंट के प्रोसीजर बिल्कुल ठीक होते हैं। डायरेक्टर अब नर्सिंग ऑफिसर को कुछ मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए कहता है, जिसके बाद जो डॉक्टर उस पेशेंट को यहाँ पर लेकर आया होता है डायरेक्टर उसे बताता है कि अभी के लिए उसे रेस्क्यूएशन को कंटिन्यू करना होगा, तब तक के लिए डायरेक्टर पेशेंट की फैमिली मेंबर से बात करने के लिए जा रहे हैं। इस पर वो डॉक्टर हाँ कह देता है। डायरेक्टर वो अब रैन को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। रास्ते में चलते दौरान डायरेक्टर रैन को बताते हैं कि मेडिकल स्किल्स अच्छी होने के साथ साथ एक डॉक्टर को पेशेंट एंड पेशेंट की फैमिली को हैंडल करना भी आना चाहिए, एज ये भी बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है। डायरेक्टर हुओ रैन को ये भी कहते हैं कि वो उसे इस चीज के बारे में और ज्यादा डिटेल नहीं दे सकते, एज इतनी सारी बातें सुनकर रैन भी इन चीजों को भूल जाएगा। रैन इस पर हाँ कहता है, जिसके बाद पेशेंट की फैमिली के पास जाने से पहले डायरेक्टर हुओ रैन को ये कहते हैं कि उसे यहाँ पर कुछ नहीं कहना है एंड उसे बस डायरेक्टर को ऑब्जर्व करना है कि कैसे वो पेशेंट की फैमिली से बात करता है एंड इस चीज को याद भी रखना है ऑब्वियसली। डायरेक्टर वो अब पेशेंट की फैमिली मेंबर के पास पहुंचते हैं जो कि पेशेंट की वाइफ होती है। पेशेंट की वाइफ बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है, जिसके बाद वो घबराते हुए डायरेक्टर वो से पूछती है कि उसके हस्बैंड कैसे हैं। इस पर डायरेक्टर पेशेंट की वाइफ को बताते हैं कि वो इस केस के फिजिशियन इंचार्ज हैं, इसीलिए वो अब उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। डायरेक्टर पेशेंट की वाइफ से पूछते हैं कि क्या पेशेंट को कोई लिवर डिसीज या फिर कोई क्रॉनिक डिसीज तो नहीं है। इस पर पेशेंट की वाइफ बताती है कि पेशेंट एक सिविल सर्वेंट है एंड वो दारू पीता है और उसे 3 हाइज भी है। 3 हाइज का मतलब हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड हाई ब्लड शुगर लेवल्स। डायरेक्टर हाउ ये सुनने के बाद पेशेंट की वाइफ से क्वेश्चन पूछना जारी रखते हैं। वो उनकी वाइफ से पूछते हैं कि क्या उन्हें कोई इन्फेक्शियस डिसीज तो नहीं है। इस पर पेशेंट की वाइफ बताती है कि नहीं, वो हर साल अपना चेकअप करवा लेते हैं। जिसके बाद डायरेक्टर पेशेंट की वाइफ से क्वेश्चन पूछना जारी रखते हैं एंड रैन इस बीच इन सभी कन्वर्सेशन को ऑब्जर्व कर रहा होता है, एज ये चीज उसका एक ट्रेनिंग का पार्ट ही होता है। डायरेक्टर बार बार पेशेंट की वाइफ से इन्फेक्शियस डिसीजेस की बात पूछ रहा होता है, जिस पर पेशेंट की वाइफ बार बार इनकार कर देती है। रैन को इस कन्वर्सेशन से ये समझ में आता है कि डायरेक्टर के क्वेश्चन एक फिक्स्ड प्रोग्राम है, यानी कि हर बार डायरेक्टर ये सेम क्वेश्चन हर पेशेंट के फैमिली मेंबर से पूछते हैं। लेकिन रैन को लगता है कि क्योंकि अब पेशेंट एक सिविल सर्वेंट है जिसकी रेगुलर मेडिकल एग्जामिनेशन होती है, तो उन्हें बार बार ये चीज जानने की जरूरत नहीं है कि क्या पेशेंट को असलियत में कोई क्रॉनिक एलर्जीज हैं या नहीं। खैर रैन को ये समझ में आता है कि ज्यादातर केसेस में अगर पेशेंट को कोई इन्फेक्शियस डिसीज होती है तो उनके फैमिली मेंबर्स पूरी कोशिश करते हैं इस चीज को छुपाने के लिए। इसीलिए डायरेक्टर के वो रिपीटेटिव क्वेश्चंस जिसमें वो इन्फेक्शियस डिसीज की बात पूछ रहे हैं, उनसे एक ना एक बार पेशेंट का फैमिली मेंबर इस चीज को रिवील कर देगा कि कहीं पेशेंट को कोई इन्फेक्शियस डिसीज है या नहीं। इसीलिए उन्हें बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को पूछना होता है और इसीलिए डायरेक्टर बहुत ज्यादा केयरफुली पेशेंट की फैमिली से इस चीज के बारे में जान रहा होता है। खैर वो जितनी इन्फॉर्मेशन पेशेंट की फैमिली से कलेक्ट कर सकता था उतनी कर लेता है, जिसके बाद वो पेशेंट के फैमिली मेंबर को बताता है कि जहाँ तक उन्हें पता चला है कि पेशेंट ने अपना काफी ज्यादा खून गवा दिया है और इसीलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए पेशेंट की वाइफ को एक कॉन्ट्रैक्ट को फिल करना होगा। ये कंसेंट फॉर्म एक एक्नॉलेजमेंट फॉर्म होता है। डायरेक्टर वो पेशेंट की वाइफ को इतना बता देते हैं, फिर वो उन्हें काउंटर पर जाकर फीस जमा करने के लिए कह देते हैं।
पेशेंट की वाइफ नर्स के साथ फीस जमा करने के लिए चली जाती है, जिसके बाद पेशेंट के पास वापस लौटते हुए डायरेक्टर रैन को बताते हैं कि उसे फ्यूचर में इन सब चीजों का ध्यान देना होगा और उसे मेक श्योर करना होगा कि पेशेंट के फैमिली मेंबर्स एग्रीमेंट फॉर्म को साइन करें ताकि वो एंड पेशेंट दोनों सेफ रहें। यानी अगर बिना किसी कंसेंट के तुम पेशेंट के साथ कोई भी सर्जरी कर देते हो तो इस पर तुम पर एक केस बनता है। इसीलिए ये चीज जरूरी होती है कि पेशेंट के ऊपर कोई भी सर्जरी करने से पहले तुम उनकी फैमिली मेंबर से ये चीज साइन करा लो। एंड इसी चीज के बारे में डायरेक्टर रैन को समझा रहे होते हैं क्योंकि ये चीज सच में बहुत ज्यादा जरूरी होती है रियल लाइफ में। खैर डायरेक्टर अब रैन से पूछता है कि उसे डायरेक्टर एंड पेशेंट की फैमिली मेंबर के साथ हुई कन्वर्सेशन के बारे में क्या लगता है। इस पर रैन कहता है कि बात करने का रिदम सही होना चाहिए एज वेल एज एटीट्यूड। डायरेक्टर रैन को कहते हैं कि उसने सही कहा, ये चीज जरूरी है कि वो पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को अननेसेसरी फैंटेसीज ना दे, एज पेशेंट को इस चीज की कोई जरूरत नहीं होती। डायरेक्टर रैन को ये भी बताता है कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में उनका मेन गोल पेशेंट को बचाना होता है। अब तभी वो डॉक्टर जो कि उस पेशेंट का इंचार्ज होता है वो डायरेक्टर के पास दौड़ कर आता है एंड डायरेक्टर को बताता है कि उस पेशेंट का खून निकलना बंद नहीं हो रहा है। डॉक्टर को इतना ज्यादा पैनिक में देखकर डायरेक्टर से समझाते हैं कि उसे पैनिक नहीं करना है। इसके बाद डायरेक्टर उस डॉक्टर से ये पूछते हैं कि आखिर उसने क्या इस्तेमाल किया। डायरेक्टर की बात सुनकर डॉक्टर अपने आप को शांत करता है, जिसके बाद वो डायरेक्टर को उन सभी मेडिसिन एंड फ्लूइड के बारे में बताता है जो कि वो अभी तक पेशेंट को दे चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी पेशेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। पेशेंट अभी के लिए रेस्क्यूएशन रूम में होता है। डायरेक्टर हाउ पेशेंट को अब दोबारा से एनालाइज करता है, जिसके बाद डायरेक्टर उस डॉक्टर को बताता है कि उन्हें एक इमरजेंसी सर्जरी करनी होगी जिसमें उन्हें एक्सप्लोरेटरी लेपारोटोमी करनी होगी एंड फ्लूइड रिप्लेसमेंट को भी बढ़ाना होगा। ये सुनकर वो डॉक्टर घबराते हुए डायरेक्टर से पूछता है कि क्या उन्हें एक्सप्लोरेटरी लेपारोटोमी अभी करनी है। वो डॉक्टर ऐसा इसीलिए पूछता है क्योंकि अभी तक उस पेशेंट के पेट से खून बहना बंद नहीं हुआ होता है एंड इसीलिए अभी ये सर्जरी थोड़ी डेंजरस हो सकती थी, एज इस चीज को करने की वजह से पेशेंट की जान जा सकती थी। अब वो डॉक्टर ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी पीछे से नर्स भी कह देती है कि पेशेंट शॉक में जाने वाला है। परहैप्स ये नर्स फोकस नाम की एक मशीन का इस्तेमाल यहाँ पर कर रही थी जिससे कि वो ये सब बता पा रही थी। खैर आई एम नॉट श्योर एज आई एम नॉट अ मेडिकल स्टूडेंट। इस चीज को देखते हुए रैन जल्दी से दौड़कर अपने हाथ धोने के लिए जाता है। एज वो इतनी ज्यादा जल्दबाजी में होता है तो वहाँ पर एक सीनियर डॉक्टर होता है जो कि रैन को साइड हटने के लिए कहता है एज ही वाज कवरिंग अप टू मच ऑफ स्पेस। खैर रैन को हाथ धोता हुआ देखकर वो डॉक्टर रैन को सजेस्ट करता है कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काफी ज्यादा पेशेंट्स आते हैं, इसीलिए उसे हर बार अपने हाथ धोने की जरूरत नहीं है, एज उसका काम हैंड सैनिटाइजर से भी चल सकता है। रैन उस डॉक्टर को बताता है कि वो सर्जरी की तैयारी कर रहा है। इस पर वो डॉक्टर पूछता है कि वो कौन सी सर्जरी की बात कर रहा है, एज ये वाली सर्जरी उस पेशेंट पे तो नहीं हो सकती जिस पेशेंट के स्टमक से खून निकल रहा है। वो डॉक्टर ये चीज मानने से मन ही मन मना कर देता है कि रैन उस पेशेंट पर जाकर सर्जरी करने वाला है, एज वो पेशेंट बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में होता है। रैन अब नर्स के पास जाता है जहाँ पर नर्स उसे ग्लव्स पहनाती है। पीछे से वो सीनियर डॉक्टर रैन से कहता है कि सभी लोगों को ये चीज पता है कि डायरेक्टर तुम्हें पसंद करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो मर्जी वो कर सकते हो जस्ट बिकॉज तुम सुंदर दिखते हो। वो डॉक्टर ये सब कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर डॉक्टर जाओ भी आ जाते हैं। डॉक्टर जाओ उस दूसरे डॉक्टर को बताते हैं कि रैन ने अपनी इंटर्नशिप अभी शुरू ही की है एंड वो ये चीजें बाद में फ्यूचर में समझ जाएगा। वो दूसरा डॉक्टर डॉक्टर जाओ से कहता है कि ये चीज अच्छी है कि डायरेक्टर ने अभी रैन को भगाया नहीं, लेकिन रैन को भी समझना चाहिए एज वो लोग अभी एक ऐसे पेशेंट को डील कर रहे हैं जिसका बहुत ज्यादा खून बह चुका है एंड अभी एक एक्सप्लोरेटरी लेपारोटोमी होने वाली है, तो आखिर रैन वहां पर जाकर क्या ही करेगा। अब जब ये दोनों डॉक्टर्स बात कर रहे होते हैं तभी इनके पीछे से रैन भागते हुए रेस्क्यूएशन रूम में जाता है एंड अभी रैन जिस हरकत को करता है ये देखकर वहां पर खड़े सारे डॉक्टर शॉक हो जाते हैं। जो डॉक्टर एक्सप्लोरेटरी लेबोरेटमी करने वाला था वो जोर से चिल्लाता है। ये आवाज सुनकर डॉक्टर जाओ पीछे मुड़ते हैं एंड उस डॉक्टर से पूछते हैं कि आखिर वो चिल्ला क्यों रहा है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर जाओ खुद ये देखते हैं कि रैन ने पेशेंट के स्टमक के अंदर हाथ डाल लिया एंड डायरेक्टर ये देखकर खुद शॉक हो गया तो उनकी भी पैंट गीली हो जाती है। जो डॉक्टर इस चीज के इंचार्ज में होता है वो कंफ्यूज होता है कि रैन क्या कर रहा है। दूसरे खड़े सभी डॉक्टर्स ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं एज रैन ने ये चीज करने से पहले कोई भी सर्जिकल फील्ड सेट नहीं की होती। सर्जिकल फील्ड मींस रेंज ऑफ विजन ड्यूरिंग सर्जरी। मीनवाइल कुछ डॉक्टर्स बात करते हैं कि ये तो खून करना हुआ। डायरेक्टर रैन को समझाता है कि उसे ये चीज रोकनी होगी। मीनवाइल रैन नहीं रुकता, वो अपनी परफेक्ट लेवल बेयर हैंडेड ब्लीडिंग कंट्रोल टेक्निक को इस्तेमाल करने लगता है, जिसके बाद वो पेशेंट के पेट के अंदर उस जगह को ढूंढता है जहां से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है। रैन अपनी उंगलियों के इस्तेमाल से उस ब्लीडिंग पॉइंट को रोक देता है। डायरेक्टर ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। वो मनी मन कहता है कि ये आदमी बेयर हैंडेडली खून को इस तरह से रोक रहा है, लेकिन डायरेक्टर अभी भी कंफ्यूज्ड होता है एज उन्हें ये नहीं पता होता कि क्या खून निकलना सच में बंद भी हुआ है कि नहीं। जिसके बाद वो डॉक्टर इंचार्ज की तरफ देखता है, जिसके बाद वो डॉक्टर मशीन की तरफ देखता है, उसे पता चलता है कि खून निकलना बंद हो चुका है।
जैसे ही वो ये बात डायरेक्टर को बताता है तो डायरेक्टर ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। डायरेक्टर सोचने लगता है कि ऐसी टेक्निक को इस लेवल पर अचीव करना, ये काम तो मिलिट्री हॉस्पिटल वाले डॉक्टर्स भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक मामूली सा इंटर्न ये सब कैसे कर पा रहा है, वो भी विदाउट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। काइंडा क्रेजी भाई, बंदे के पेट के अंदर ही हाथ डाल दिया इसने। अब वो डॉक्टर जो कि इस पेशेंट का इंचार्ज होता है, वो डायरेक्टर से पूछता है कि आखिर उन्हें अब क्या करना चाहिए। डायरेक्टर रैन की तरफ देखता है एंड अब वो सोचने लगता है कि इस तरीके से वो कुछ ही टाइम के लिए खून को रोक पाएंगे एंड उन्हें अब ऐसे ही सर्जरी करनी पड़ेगी। डायरेक्टर रैन को अब इसी पोजीशन में खड़े रहने के लिए कहते हैं एंड अब वो उस डॉक्टर को, जिसका नाम डॉक्टर जाओ होता है, वो उसे अपने साथ ऑपरेटिंग थिएटर में चलने के लिए कहते हैं। एज अब वो लोग सर्जरी करने वाले थे वाइल रैन ऐसे ही अपने हाथ से ब्लीडिंग को रोकने वाला था। व्हाट मैन, व्हाट, क्या पढ़ रहा हूँ मैं। खैर अभी सर्जन्स अपने अपने यूनिफॉर्म्स पहनते हैं एंड रैन अभी भी पेशेंट के पेट के अंदर अपने हाथ को रखता है एंड उस ऑर्गन को होल्ड करके रखता है जिससे कि ये ब्लीडिंग हो रही होती है। रैन रियलाइज करता है कि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका फर्स्ट ऑपरेटिंग रूम एक्सपीरियंस कुछ इस प्रकार होगा। डायरेक्टर एंड बाकी सर्जन्स अब पेशेंट के इंटरनल ऑर्गन्स के साथ सर्जरी करना स्टार्ट करते हैं। मीनवाइल रैन अपने हाथ से पेशेंट के उस ऑर्गन को पकड़े रहता है। कुछ 1 घंटे बाद ये इंटरनल ऑर्गन की सर्जरी कंप्लीट हो जाती है एंड 1 घंटे तक रैन को अपने हाथ को पेशेंट के पेट के अंदर ही रखना पड़ता है। इमेजिन कितना पेनफुल हो सकता है उसके लिए, एज उसे अपने हाथ को मूव नहीं करना था, बॉडी को मूव नहीं करना था एंड एक अच्छा पोस्चर मेंटेन करके रखना था ड्यूरिंग द सर्जरी। एंड इसीलिए सर्जरी के बाद रैन का हाथ दर्द भी कर रहा होता है। खैर रैन कहता है कि उसके लिए ये अच्छी बात है कि उसने डायरेक्टर को इतने ज्यादा क्लोज से ऑपरेशन करते हुए देखा, एज ये एक्सपीरियंस उसके लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है। डॉक्टर जाओ अब पेशेंट के वाइटल्स को देखता है एंड पेशेंट के वाइटल्स अब नॉर्मल हो चुके होते हैं एंड वो इस चीज के बारे में अब डायरेक्टर को बताता है। मीनवाइल डायरेक्टर रैन से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि पेशेंट के किस ऑर्गन से खून बह रहा है। रैन डायरेक्टर को बताता है कि क्योंकि खून बहुत ज्यादा तेजी से निकल रहा था एंड पेशेंट का एब्डोमेन भी आगे से कम्प्लीटली एक्सपोज था, तो इस दौरान पहली चीज जो रैन ने नोटिस की वो ये थी कि पेशेंट की छाती में कोई खून नहीं जमा हुआ था एंड ना ही पेशेंट को कोई ऐसी प्रॉब्लम थी। तो रैन ने सिर्फ ब्लड फ्लो को ही नोटिस किया एंड उसे पता चल गया कि ब्लड पेट के अंदर से किसी ऑर्गन से निकल रहा है। रैन अब अपने हाथों की तरफ देखता है एंड वो खुद से कहता है कि उसने खुद ही एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो बेयर हैंडेड ब्लीडिंग कंट्रोल के परफेक्ट मेथड को अचीव कर पाएगा। एज इस चीज को अचीव करने की वजह से उसकी मसल मेमोरी भी इंक्रीज हो गई थी, जिसकी वजह से वो इस चीज को कर पाया था। रैन को समझ में आता है कि ना केवल उसकी टेक्निक बल्कि उसकी मसल मेमोरी एंड अडेप्टेबिलिटी भी अब टॉप नॉच डॉक्टर्स की तरह हो चुकी है। मीनवाइल सर्जरी करते दौरान डायरेक्टर सोचता है कि उसने लगा था कि रैन सिर्फ एक अच्छा आदमी है, लेकिन उसे नहीं पता था कि रैन इस लेवल तक का जीनियस होगा। डायरेक्टर पीछे मुड़ता है एंड रैन से पूछता है कि आखिर उसने इस टेक्निक को कहाँ पर सीखा। रैन बताता है कि उसने अपनी फैमिली के क्लिनिक से इस चीज को सीखा है। इस पर डायरेक्टर उसके फैमिली के क्लिनिक के बारे में पूछते हैं। रैन बताता है कि उसके क्लिनिक का नाम लोअर ग्रूव क्लिनिक है। इस क्लिनिक के बारे में डायरेक्टर भी जानते थे, एज ये लोअर ग्रूव की गलियों में एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर था। डायरेक्टर रैन को बताते हैं कि लोअर ग्रूव हमेशा उनके इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पेशेंट्स को भेजते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये चीज नोटिस ही नहीं की कि उन लोगों को इस टेक्निक के बारे में पता है। रैन देखता है कि डायरेक्टर को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जिसके बाद वो डायरेक्टर को समझाता है कि उसने ये चीज उनके क्लिनिक में काम करते हुए एक फिजिशियन से सीखी है। रैन ये जानकर भी हैरान होता है कि डायरेक्टर को उनके क्लिनिक के बारे में पता है। तभी डॉक्टर जाओ रैन से कहते हैं कि उनके क्लिनिक में सच में एक बेमिसाल का फिजिशियन है। अब डॉक्टर जाओ रैन से उस फिजिशियन का नाम पूछता है। इस पर रैन कहता है कि उसे फिजिशियन का नाम नहीं पता है, क्योंकि उसने उस फिजिशियन से सिर्फ 1 महीने के लिए ही ट्रेनिंग ली थी। ये सुनकर डॉक्टर जाओ हैरान हो जाता है कि उसने बेयर हैंडेड ब्लीडिंग कंट्रोल को 1 महीने में ही इस तरह से सीख लिया। उन्हें अब रैन पे शक होने लगता है, जिसके बाद वो रैन से पूछते हैं कि आखिर ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। रैन बताता है कि बेयर हैंडेड ब्लीडिंग कंट्रोल टेक्निक को सीखने के पीछे उसके टैलेंट का हाथ है। ये बात सुनकर बेचारे डॉक्टर जाओ को गुस्सा आ जाता है। खैर तभी डायरेक्टर सभी को बताते हैं कि लिवर अच्छी कंडीशन में है। डॉक्टर जाओ कहता है कि पेशेंट सच में लकी है कि डायरेक्टर इस केस के इंचार्ज हैं, एज डायरेक्टर की सूचरिंग बिल्कुल परफेक्ट है और इसीलिए पेशेंट की फंक्शनैलिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। डायरेक्टर कहता है कि पेशेंट काफी हद तक लकी है क्योंकि रैन ने अपने हाथों से उसके खून को बहने से रोका, लेकिन इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी टेक्निक कितनी ज्यादा अच्छी हो, एज तुम्हें ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो करना होता है, चाहे तुम 100% श्योर ही क्यों ना हो कि तुम्हारी टेक्निक से पेशेंट बच जाएगा। डायरेक्टर रैन को डांट रहे होते हैं, एज रैन का सडनली इस चीज को करना सभी के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। प्लस इस चीज को बताने की भी जरूरत नहीं है कि इस चीज से बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हो सकती थी। डॉक्टर जाओ डायरेक्टर को रैन को डांटता हुआ देखकर मन ही मन खुश होने लगता है।
दूसरी ओर रैन डायरेक्टर को कहता है जब तक रूल्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के हैं तब तक उन्हें फॉलो किया जाना चाहिए और वो ये चीज जरूर करेगा। रैन की बात डॉक्टर जाओ को इंटरेस्टिंग नहीं लगती, एज रैन के कहने का ये मतलब था कि वो टेक्निकल प्रोसेस को ही फॉलो करेगा, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर को। यानी सिंपल शब्दों में कहा जाए तो वो दूसरों की बात नहीं मानेगा, वो सिर्फ अच्छी तरीके से सर्जरी करने के बारे में ही जानता है। सच अ बमर। खैर डायरेक्टर रैन से कहते हैं कि लिवर को अपने हाथों से पिंच करने से उसे बहुत ज्यादा डैमेज पहुंच सकता है, ना केवल लिवर बल्कि इस चीज से इंटेस्टाइन को भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जिस टेक्निक को रैन ने अभी किया वो काफी ज्यादा अलग थी। ब्लड फ्लो जो है वो काफी ज्यादा स्मूथ है। डायरेक्टर रैन से पूछता है कि क्या उसने अपने फिंगर की पल्प को इस्तेमाल किया था। फिंगर पल्प सॉफ्ट टिश्यू होता है, अब कंफ्यूज मत होना। एंड हियर इज द इमेज, इसे देखकर तुम समझ जाओगे कि पल्प इसे कहते हैं। खैर रैन बताता है कि जब उसने अपने हाथ को पेशेंट के पेट के अंदर डाला तो जहां से ब्लीडिंग हो रही थी उस पॉइंट को एक्सेस करना रैन के लिए पॉसिबल नहीं था उस पोजीशन से। इसीलिए उसने ऑर्गन के दूसरे सेक्शन पर अपनी छोटी फिंगर के इनर पल्प को इस्तेमाल किया। मीनवाइल रैन एंड डायरेक्टर की बात को सुनकर डॉक्टर जाओ अब शॉक्ड हो जाता है कि अभी तो डायरेक्टर रैन को डांट रहे थे, लेकिन अब वो रैन से इस टेक्निक के बारे में पूछ रहे हैं। क्या बकवास है यार, सच में यार रैन को डांट तो पड़नी चाहिए यार। आई मीन इतनी सारी लड़की। डायरेक्टर रैन से पूछते हैं तो क्या रैन ने अपने पूरे हाथ को इस्तेमाल किया लिवर को होल्ड करने के लिए। रैन कहता है कि नहीं, बस उसने अपने पिंकी फिंगर की जॉइंट को इस्तेमाल किया। एज अगर वो टाइटली ऑर्गन को पकड़ता तो वो डैमेज हो सकता था, इसीलिए उसने उसे लाइटली पकड़ा ताकि वो हिल हुल ना जाए। डायरेक्टर को समझ में आता है कि कैसे रैन ने अपनी फिंगर को आराम से इस्तेमाल करके सेकेंडरी डैमेज को मिनिमाइज किया। लेकिन अब डायरेक्टर सोचता है कि काफी सालों से सर्जन्स की जो लिटिल फिंगर है वो इतनी फ्लेक्सिबल नहीं थी और इसीलिए इस इनफ्लेक्सिबिलिटी ने उन्हें बहुत ज्यादा परेशान किया है सर्जरी के दौरान। डायरेक्टर कहता है कि उसके लिए अपनी एज में इस टेक्निक को सीखना थोड़ा मुश्किल है। डायरेक्टर को लगता है कि सच में रैन के पास बहुत ज्यादा टैलेंट है, इसीलिए क्या पता वो उन्हें और कुछ सिखा दे। इसी चीज को सोचते हुए डायरेक्टर अब रैन को अपने कपड़े चेंज करने के लिए कहते हैं एंड स्टमक को स्यूचर करने के लिए कहते हैं। ये सुनकर रैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। मीनवाइल डॉक्टर जाओ बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि भाई ये सब क्या हो रहा है। वो ऑपरेशन थिएटर में पहली बार आ रहा है और पहली बार ही उसे एब्डोमिनल क्लोजर करने दिया जा रहा है। डॉक्टर जाओ को वो दिन याद होता है जिस दिन वो भी पहली बार एब्डोमिनल क्लोजर करने जा रहा होता है, वो भी एक सर्टिफाइड डॉक्टर बनने के 1 साल बाद। यानी कि 1 साल तक उसे कोई चांस नहीं दिया जाता इस चीज का। डॉक्टर जाओ बताता है कि कैसे वो उस टाइम पे बहुत ज्यादा ही डर गया था, नर्वस था एंड वो हिल रहा था एंड उससे नर्सिस का डिस्प्लेजर भी याद है। खैर डॉक्टर जाओ ये सब चीजें सोच ही रहा होता है कि तभी रैन अपने कपड़े चेंज करके आ जाता है एंड अब वो सर्जरी को स्टार्ट करता है। डॉक्टर जाओ इसी उम्मीद में होता है कि रैन फंबल कर जाएगा, एज पहली बार जब भी तुम सर्जरी करते हो तो तुम बहुत ही ज्यादा नर्वस होते हो। इसलिए डॉक्टर जाओ बस इसी आड़ में होता है कि कैसे रैन मिस्टेक करेगा एंड डायरेक्टर उसे डांटेंगे। लेकिन टू ही सरप्राइज रैन कोई भी मिस्टेक नहीं करता एंड वो परफेक्टली पेशेंट के पेट को स्यूचर कर देता है। ये देखकर डॉक्टर जाओ की आंखें बाहर आ जाते हैं कि एक इंटर्न ऐसा सब कैसे कर पा रहा है। डॉक्टर जाओ को लग रहा होगा कि सच में ये बेचारा टैलेंटफुल बंदा है। सच में मुझे नहीं पता ये वर्ड है कि नहीं, बट ऐसा ही बेचारे को लग रहा होगा। बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है डॉक्टर जाओ एंड अब वो कहता है कि करे एंड उसकी इस बात को डायरेक्टर भी सुन लेते हैं, जिसके बाद वो उससे पूछते हैं कि वो क्या कह रहा है। इस पर डायरेक्टर जाओ डिसअपॉइंटेड चेहरा बनाते हुए कहता है कि उसने कहा कि रैन ने बहुत अच्छा किया है। डायरेक्टर कहते हैं कि रैन सिर्फ एक्सपीरियंस को लैक करता है, इसीलिए एज अ मेंटर डॉक्टर जाओ को रैन को सिखाना चाहिए। इस पर डॉक्टर जाओ कहता है कि वो जरूर इस चीज को करेगा। मन ही मन वो बेचारा कह रहा होता है कि इतना सब करने के बाद रैन सच में एक्सपीरियंस लैक कैसे कर सकता है। खैर तभी डॉक्टर जाओ एंड डायरेक्टर के दिमाग में एक चीज फ्लैश होती है। उन्हें याद आता है कि ये एक ऑपरेशन है एंड रैन ने जो चीज की यानी कि उस पेशेंट के पेट के अंदर हाथ डालना, वो भी विदाउट सर्जिकल फील्ड, यानी कि बिना किसी एग्रीमेंट या कंसेंट के उसने ये सब किया। डायरेक्टर को समझ में आता है कि ये एक गलती है, इसीलिए उसे ऑपरेटिंग रूम से बाहर जाते हुए एक पेपर को लिखना होगा और उसे SCI को सबमिट करना होगा। मीनवाइल डॉक्टर जाओ कहते हैं कि रैन को इन चीजों के बारे में नहीं पता है, एज रैन अभी भी इंटर्न है, लेकिन वो चीजें सच में बहुत ज्यादा मायने रखती हैं किसी के लिए। तभी डायरेक्टर पीछे मुड़कर रैन को कहते हैं कि क्या वो एक थीसिस को लिख सकता है। ये सुनकर डॉक्टर साहब हैरान हो जाते हैं कि भाई ये बंदा क्या खा के पैदा हुआ है, इतना लकी। डायरेक्टर के ये पूछते हैं कि रैन रिसर्च पेपर लिख सकता है कि नहीं।
रैन के सिस्टम पर उसे एक और क्वेस्ट मिल जाता है जिसमें कि उसे एक रिसर्च पेपर को कंप्लीट करना होता है एंड इसके रिवॉर्ड के तौर पर उसे एक इंटरमीडिएट ट्रेजर चेस्ट मिलेगी। एज ये रिवॉर्ड बहुत ही ज्यादा हाई होता है क्योंकि अभी तक रैन को सिर्फ बेसिक ट्रेजर चेस्ट ही मिल रही होती है, तो रैन इस रिवॉर्ड को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो सोचता है कि वैसे तो रिसर्च पेपर्स को लिखना काफी ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि तुम्हें खुद की थीसिस बनानी होती है उसमें, लेकिन अब क्योंकि रैन को ऑलरेडी एक पेशेंट मिल गया था जिसपे कि उसने अपनी बेयर हैंडेड स्किल का इस्तेमाल किया था, तो वो उस चीज के बारे में एक रिसर्च पेपर लिख सकता है। एज उसे रिसर्च पेपर के बारे में इस तरीके से कुछ ज्यादा नहीं सोचना होगा। रैन अब डायरेक्टर को बताता है कि वो रिसर्च पेपर लिख सकता है। इस पर डायरेक्टर रैन से कहते हैं कि वो उससे पूछ रहे हैं कि क्या वो लिख सकता है या नहीं। डायरेक्टर कहता है कि वो रैन के आंसर को समझता है, लेकिन अभी के लिए डायरेक्टर के पास टाइम नहीं है कि वो रैन को बेसिक सिखाए। अब डायरेक्टर डॉक्टर जाओ को रैन का इंस्ट्रक्टर बना देते हैं ताकि वो उसकी रिसर्च पेपर लिखने में मदद कर सके। एज डायरेक्टर मेंशन कि उनके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि वो रैन को बेसिक सिखाए अभी। खैर इसके बाद डॉक्टर जाओ एंड रैन एक साथ बैठते हैं एंड अब वो रिसर्च पेपर के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर जाओ रैन से पूछते हैं कि जब डायरेक्टर ने उसे रिसर्च पेपर लिखने को कहा तो क्या उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि वो उस रिसर्च पेपर का ऑथर रैन को बनाएंगे। रैन बताता है कि वो उस रिसर्च पेपर को लिखेगा जिसके बारे में वो बात कर रहा था, विच शोज कि रैन को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि रिसर्च पेपर का ऑथर कोई भी हो, उसे बस रिसर्च पेपर लिखना है, ऑब्वियसली अपने सिस्टम के लिए। रैन की बातें सुनकर डॉक्टर जाओ काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं एंड वो रैन को कहते हैं कि सच में उसका लक बेमिसाल है। रैन को रिसर्च पेपर लिखता हुआ देखकर डॉक्टर जाओ को ये लगा होगा कि रैन जरूर डायरेक्टर के बारे में जानता है, तभी वो डायरेक्टर को इम्प्रेस करने के लिए ये सब चीजें कर रहा है। इसीलिए वो अब रैन से पूछते हैं कि उसे पता है ना कि डायरेक्टर कौन है। रैन ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है एज उसे पता ही नहीं होता कि डायरेक्टर कौन है। ये जानकर डॉक्टर जाओ काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि रैन को असलियत में नहीं पता है कि डायरेक्टर कौन है। जिसके बाद वो रैन को बताते हैं कि यूनुआ हॉस्पिटल एक प्रोविंशियल हॉस्पिटल है और इसीलिए यूनिवर्सिटी का इमरजेंसी ट्रीटमेंट में डायरेक्टर बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं, यानी कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी के इमरजेंसी ट्रीटमेंट डिपार्टमेंट के लिए। रैन डॉक्टर जाओ को और ज्यादा बताने के लिए कहता है एज उसे सच में नहीं पता होता डायरेक्टर के बारे में। जिसके बाद डॉक्टर जाओ बताते हैं कि डायरेक्टर स्टैंडिंग कमेटी मेंबर है चैंगसी प्रोविंस के मेडिसिन सोसाइटी के। नॉट ओनली दिस बट वो चाइनीज सोसाइटी के इमरजेंसी मेडिसिन के भी कमेटी मेंबर है, विच मीन्स डायरेक्टर कोई मामूली आदमी नहीं है एंड उसे बहुत कुछ पता है मेडिकल साइंस के बारे में। एंड इन सब चीजों से तुम ये कह सकते हो कि डायरेक्टर इमरजेंसी डिपार्टमेंट के सेलिब्रिटी हैं और इसीलिए अगर डायरेक्टर चाहते हैं कि रैन एक रिसर्च पेपर लिखे तो इसका मतलब बेटा तुम्हारी लॉटरी लग गई है। खैर रैन को ये बात तब भी समझ में नहीं आती, सिवाय इसके कि डॉक्टर जाओ ने ये कहा कि डायरेक्टर एक लीडिंग एक्सपर्ट है। ये सुनकर डॉक्टर जाओ काफी ज्यादा डिसअपॉइंट एंड शॉक रह जाता है कि सच में रैन का दिमाग खाली है क्या। एज उसे पता होना चाहिए कि अब वो बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट बंदा बन चुका है इमरजेंसी डिपार्टमेंट का। खैर कुछ टाइम बाद रैन दोबारा से रेस्क्यूएशन रूम में लौट कर जाता है। उसे वहां पर देखकर जितने भी डॉक्टर्स एंड नर्सेज वहां पर होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं एंड घबराने लगते हैं। उन्हें ऐसा एक्ट करता हुआ देखकर रैन उनसे पूछता है कि क्या कुछ गलत है। इस पर वो कहते हैं कि कुछ नहीं। रैन सीधा डायरेक्टर के पास जाता है। मीनवाइल सभी डॉक्टर्स चैन की सांस लेते हैं एज अभी के लिए रैन से सभी डॉक्टर्स नर्सेस डरते हैं बिकॉज ऑफ व्हाट ही डिड दैट डे। सभी लोग काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं एज अगर रैन अगली बार ऐसा कुछ चीज करता है एंड वो फेल हो जाता है तो उस चीज के नतीजे सभी को भुगतने होंगे एंड ये चीज सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है दूसरों के लिए। खैर डायरेक्टर सभी डॉक्टर से पूछते हैं कि आखिर रैन को रेस्क्यूएशन रूम में किसने बुलाया एंड इस पे कोई भी स्टाफ मेंबर कोई जवाब नहीं देता। जिसके बाद डायरेक्टर रैन को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं एज कोई भी स्टाफ मेंबर रैन को अपने साथ आज काम पर रखने के लिए तैयार नहीं होता। खैर कुछ घंटे बीत जाते हैं जिसके बाद रैन उस पेशेंट के रूम के अंदर जाता है जिसके पेट के अंदर उसने हाथ डाला था उसे ठीक करने के लिए। वो देखना चाहता था कि पेशेंट की सर्जरी के बाद वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। रैन देखता है कि पेशेंट के साथ रूम में कुछ और लोग भी हैं एंड वो लोग रैन को वहां पर देखकर ये बच्चे रैन के पास दौड़ कर जाते हैं एंड उसे उनके कोच को बचाने के लिए शुक्रिया कहते हैं। यानी कि पेशेंट एक कोच होता है। वो बच्चे रैन को बताते हैं कि उन्होंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनके कोच जैसा हेल्दी आदमी एक कार क्रैश का विक्टिम बनेगा। उन्हें इतना ज्यादा तेज चिल्लाता हुआ देखकर रैन उन्हें शांत कर देता है। जिसके बाद वो उन्हें कहता है कि एक्साइटेड मत हो एंड अपनी आवाज को नीचे रखो ताकि तुम्हारे कोच को डिस्टर्ब ना हो। रैन अब उन बच्चों को बताता है कि वो ये नहीं कह सकता कि उनके कोच को उसने अकेले ने बचाया है एज चीफ सर्जन जो था उसने इस ऑपरेशन को रैन से ज्यादा परफॉर्म किया है। ये सुनकर वो बच्चे रैन का हाथ पकड़ते हैं और उसे कहते हैं कि उसे ऐसा कहने की जरूरत नहीं है एज उन बच्चों ने एक वीडियो फुटेज देखी है जिसमें अगर रैन आगे ना जाकर उनके कोच के पेट को ना दबाता तो उनका कोच अभी तक मर चुका होता। अब वो बच्चा अपने फोन को बाहर निकालता है एंड रैन को उस वीडियो फुटेज के बारे में बताता है जिसमें रैन पेशेंट के पेट के अंदर हाथ डाले हुआ था ताकि वो पेशेंट की ब्लीडिंग को रोक सके।
फुटेज में देखा जा सकता है कैसे रैन पेशेंट के पेट के अंदर हाथ डाले हुए है एंड वो बता रहा है कि कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। रैन इस वीडियो फुटेज को देखता है जिसमें कि डायरेक्टर एंड रैन की सारी बातें रिकॉर्ड हुई होती हैं, इंक्लूडिंग जो चीज रैन कर रहा है वो भी। हालांकि इन पेशेंट को इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि रैन ने इस चीज का कोई भी कंसेंट नहीं लिया था, विच मीन्स ये चीज बहुत ही ज्यादा डेंजरस साबित हो सकती थी रैन के लिए अगर वो इस चीज में फेल हो जाता तो। खैर वो स्टूडेंट सब रैन को शुक्रिया कहते हैं। रैन उनसे पूछता है कि आखिर उन्होंने ये वीडियो कहाँ पर देखी, जिस पर एक दूसरा स्टूडेंट बताता है कि ये वीडियो पूरे इंटरनेट पे सर्कुलेट हो चुकी है एंड रैन अब एक सेलिब्रिटी डॉक्टर बन चुका है। ये सुनकर रैन थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाता है